डॉक्टर खाकान नजीब साहब। वेलकम टू शो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू जी, गुड टू जॉइन यू। डॉक्टर साहब, बिजली 5 रुपये सस्ती हो रही है और मज़ीद सस्ती होने का अंदेशा भी हुकूमत कह रही है, हो रही है। तो इस हालात में क्या देख रहे हैं? क्या आप हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही मुल्क से गायब करने लगे हैं? देखिए, बात यह है कि बिजली की तंजीम में नौ जो है करना, बिजली सेक्टर को, गैस सेक्टर को, पानी, पेट्रोलियम, इन सब सेक्टर्स को ठीक करना आई थिंक रिफॉर्म एजेंडा का टॉप प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। और इसकी सादा सी वजह यह है कि इसमें इतने नुकसानात हैं, इसके टैरिफ को ठीक करना है, आईपीपी से बातचीत करके उनको ठीक करना है, डिस्कोज के टीएनडी लॉसेस प्लस जो कलेक्शंस नहीं होती वो ठीक करनी है, जनरेशन को वापस लेकर जाना है इंडिजिनस, जिसका मतलब है पानी, सोलर का आपने जिक्र किया, हवा, इन चीज़ों पर वापस लाना है। ये एक इतना ज़रूरी काम हो गया है कि खित्ते में अगर आपकी बिजली सबसे महंगी होगी, कंपेटिटर्स से आपकी बिजली सबसे महंगी होगी, तो ये काम आप कैसे कर पाएंगे सर? ये बात आपकी दुरुस्त है। कुछ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी नेगेटिविटी होगी बिकॉज दुनिया से फ्यूल की कीमतें कम हुई हैं और प्राइसेस के कम होने का इम्पैक्ट लोगों तक जाएगा। पर असल बात तो वही है कि जो आईपीपी से आपको 2 से 4 रुपए का फ़ायदा है और कुछ अगर आप वाकई ही एफिशिएंसीज बढ़ाएं तो ये काम हो सकता है। याद रखिए कि आज भी ये सेक्टर डिस्कोस 10 के 10 सरकार के पास हैं, जनरेशन, वाटर एंड पावर की, फॉसिल फ्यूल्स की, ये भी सरकार के पास है, एलएनजी भी सरकार के पास है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इस मैकेनिज्म को तब्दील करना है और इसको लेके जाना है टू अ प्राइवेटाइज्ड ऑपरेशंस। सरकार का काम अच्छी पॉलिसी मेकिंग हो और जो आपकी स्टेट है वो रेगुलेट करे, मार्केट बनाए। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये जो नए मुआहदे हो रहे हैं तो क्या आप आम आदमी को ये बताना पसंद करेंगे कि यूनिट हमें 25-30 रुपए तक लग रहा है कि यहाँ तक प्राइस आ जाएगी? इज इट पॉसिबल, आप समझते हैं सर? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस वक्त जो 29 रुपए 40 पैसे की एक करीब की कॉस्ट है, वो तो है आपकी ये जो कॉस्ट है बिजली बनाने की, जिसमें 12 रुपए आपकी कॉस्ट है फ्यूल की और बाकी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 18 रुपए के करीब है। अब आ जाइए कि बाकी कॉस्ट कहाँ से आ रही है। बाकी आपकी कुछ O&M और ये है, ये मिला के 34 रुपए इस वक्त ऑन दी एवरेज बिजली की कॉस्ट है। इस पर टैक्सेस हैं, इस पर एक सरचार्ज 3 रुपए 3.5 रुपए का है, वो मिला के इसकी कॉस्ट को कहीं 50 रुपए ऑन दी एवरेज ले जाते हैं और कोई 70 दे रहा है और कोई 50 दे रहा है। जो हायर एंड है वो सब्सिडाइज कर रहा है। देखिए, इस सब को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इसको तो निकालना ही पड़ेगा बिजली के निर्खों से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीएसटी भी लें और एडवांस इनकम टैक्स भी लें और ये बिजली पे बोझ डालें, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर सकते। जो 18 रुपए 50 पैसे की आईपीपीस के मायदे हैं, इनको कोई 2 से 4 रुपए कम होंगे। जो नए मायदे आने वाले हैं, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। देखिए, 17,000 से 30,000 का तकरीबन तखमीना है कि बिजली सिस्टम में ऐड होने जा रही है। खुदारा हमें इसको सोचना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा। इस वक्त भी हमारी जो एवरेज खपत है मुल्क की वो 14,000 मेगावाट से ऊपर नहीं जाती, जिसका मतलब है 10,000 मेगावाट विंटर्स में और जो समर्स हैं उसमें 28-30 हज़ार के करीब चली जाती है। इस सब का अहाता करें। फिर न्यूक्लियर को कैसे ऐड करना है। न्यूक्लियर बहुत अच्छा एडिशन है, ये हमारे सिस्टम में 17% के करीब है। मैं माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब, बिजली सस्ती हो रही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये कारखाने बंद होने की आवाज़ें क्यों मुल्क भर में आ रही हैं? ये क्या वजह है? देखिए, ये तो एक ओवरऑल पाकिस्तान की एक सिचुएशन मैक्रो इंस्टेबिलिटी की आज से 14-16 महीने पहले थी, जिसमें आईएमएफ का मायदा नहीं हुआ, रिजर्व्स गिर गए, रिपैट्रिएशन नहीं हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। आई थिंक आईएमएफ का मुआहदा होने के बाद ये हालात कुछ तब्दील हो गए हैं। तब्दील से मतलब ये है कि कुछ हमारे जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो 22 था, वो 15 पे आ गया। कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव होना शुरू हुआ है। पर जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज किया, फंडामेंटल काम करने का अब वक्त आया है। आप देखिए कि आपको एक स्पेस मिली है, एक वक्त मिला है। आईएमएफ की एंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दी है मुल्क को। बैरूनी खसारा, इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह प्लस रिजर्व्स का बिल्डअप, ये एक स्टेबिलिटी है।
अब आपके पास वक्त है कि नई इंडस्ट्री, नई एग्रीकल्चर की यील्ड्स, मुल्क के जो कलीदी फंडामेंटल काम है, बिजली का डॉक्टर साहब ज़राअत पर टैक्स लग रहा है FBR की, आप देखें ये मुल्क चलता हुआ आपको लग रहा है कि ये मुल्क तरक्की पे जा रहा है? 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल, मैंने तो पढ़ा था ये, आप ज्यादा मुझसे समझदार हैं, बताएं। जी, 325 अरब रुपए के करीब उस टारगेट में शॉर्टफॉल है पहले 5 माह की FBR कलेक्शन में, जो हमने IMF को लिख कर दिया था। ये बात आपकी दुरुस्त है। अब यही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि क्या फंडामेंटली हम आज भी FBR के रेवेन्यू को, जो 9% ऑफ GDP है, वो इस साल में बढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो आपने बिल्कुल सही बात सामने रखी है। जब तक हम फंडामेंटल काम करने की सकत नहीं पैदा करते, IMF प्रोग्राम को डिज़ाइन, उस मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क को ठीक नहीं करते, तो जो हमें स्टेबिलिटी का आंसर और वक्त और स्पेस मिला है, उसको हम ज़ाया नहीं होने दे सकते। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी होप की बात की, अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कि मुझे बरतानिया और अमेरिका के रूट्स भी बहाल होने का इम्कान जो है वो पैदा हो गया है। यार मुझे डॉक्टर साहब आज याद आ रहे हैं, एक मेरे दोस्त हुआ करते थे वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, उन्होंने याद है एक बयान दिया था, फिर सारे रूट्स बंद हो गए थे, फिर फ़्लाइटें बंद हो गई थी, और 220 अरब रुपए का अब तक नुकसान भी पाकिस्तानी अवाम भुगत चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन हालात में अब जब तमाम चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, रूट्स बहाल हो रहे हैं, तो फिर अब निजकारी बेहतर अंदाज में होगी या होनी नहीं है? क्या रहनुमाई करे ज़रा इस पे। हमें एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। PIA इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज आवर नेशनल एयरलाइन एंड स्टिल इज, बट PIA को बहुत दफ़ा मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के मदद की कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो। मैं एक बड़े ही दर्दमंद दाना दिल से ये सामने रखूं, 1612 दिन 1 जुलाई 2020 को EU का और UK का ऑपरेशन बंद हुआ था। Has taken us till yesterday to get approval to go back. हम कभी भी कोई ऐसी गलतियां दोबारा अगर ना दोहराएं तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। 23 UK की फ्लाइट्स थी जब ऑपरेशन बंद हुआ, 4 पेरिस की फ्लाइट्स थी जब ऑपरेशन बंद हुआ, 2 ऑस्लो और कोपनहेगन और मिलान और बार्सिलोना की फ्लाइट्स थी। 37% यानी कि PIA का जो रेवेन्यू था उसका 37% इन रूट से आता था। पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट हमारे उन लोगों को मिलता था जो मिलान बैठते थे, लाहौर या इस्लामाबाद या कराची उतरते थे। अगर मैं रेवेन्यू का फिगर रख दूं उस साल का, तो आप जो हैं परेशान, तो शायद छोटा वर्ड है, यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। 40 अरब रुपए के करीब का रेवेन्यू था इन सेक्टर्स पे। यानी कि डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि 9 जुलाई 2020 को बरतानिया में भी दाखिला हमारा बंद कर दिया गया था फ्लाइट का। इन तमाम अरसे में 5-6 साल में मेरा ख्याल है 40 से 50 लाख अफराद बाहर गए। कितना नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है डॉक्टर साहब? आज अगर आज ये ऑपरेशन बहाल होता है, और आई एम रियली होपिंग कि जनवरी में हम पहली फ्लाइट पेरिस की शुरू कर देंगे, तो कैन आई टेल यू कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर ये फुल फ्लेज ऑपरेशन हो रहा होता, 23 फ्लाइटें, और जैसे मैंने जिक्र किया 4 फ्लाइटें पेरिस की, 23 UK की, अभी वक्त लगेगा, नए पैसेंजर पिकअप करते, एयरक्राफ्ट बनाते, एयरपोर्ट्स की लैंडिंग स्लॉट्स सिक्योर करते, और क्रिसमस की सेल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इट शुड बी समवेयर बिटवीन 60 to 80 बिलियन रुपीज अ ईयर। तो लास्ट ईयर अगर ये ऑपरेशन किया होता तो 60 से 80 अरब रुपए कमाए होते PIA ने, और जितने हमारे लोग एमिरेट्स, कतर और जहां भी चले गए हैं वो PIA। माजरत चाहता हूं, ये रकम जरा दोबारा बताइएगा, बहुत बड़ी रकम बता रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। PIA इन रूट्स पे अगर पिछले साल ऑपरेट कर रही होती तो मिनिमम 60 अरब रुपए उसने कमाए होते। ये फिगर मैं आउट ऑफ थिन एयर नहीं ला रहा, ये वो कैलकुलेशन है। PIA का जो 37% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, वो 40 अरब तो 2020 में था। इन्फ्लेशन ऐड कीजिए, किरायों का बढ़ना ऐड कीजिए, प्लस
जो पीआईए का अपना रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, तो ये 60 से 80 अरब होना चाहिए अगर पीआईए का फुल फ्लेज ऑपरेशन होता। बड़ा तो छोड़ दीजिए, 60 अरब रुपए पीआईए कमाती लास्ट ईयर अगर इन फ्लाइट्स पे ऑपरेट कर रही होती। कन्वीनियंस लेवल, पेरिस बैठते, लाहौर उतरते। मैं खुद पेरिस की फ्लाइट बहुत दफा कर चुका हूँ, डजन्स ऑफ टाइम कर चुका हूँ। मैं पेरिस रहता था और ये फ्लाइट करता था, तो मुझे बहुत बखूबी मालूम है। और फिर जब दिक्कत हुई, फिर मुझे टर्किश और एमिरेट्स पे आना पड़ता था, मेरा वक्त जाया होता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया।